बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर और ईद का तीसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूं रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम, हमारी तरफ से भी सब लोगों को ईद मुबारक। आखिरी दिन ईद गई ईद गई लेकिन उम्मीद ये है कि खुशियों के साथ जारी होगी। मतलब आज भी लोग जो हैं वो एंजॉय करेंगे। जो हम पहले भी बात कर रहे थे, तुमने 2 दिन पहले भी ये पैगाम दिया था कि मौका ऐसा है कि जिसमें आप अपने रिश्तेदारों को मिलें, गिले शिकवे भुलाएं, नाराज़ियाँ दूर करें और मोहब्बत प्यार को बढ़ाने की बात करें, अमल को बढ़ाने की बात करें। और अल्लाह करे कि मतलब ये जिस तरह से रमज़ान पूरा गुजरा, हम बात करते रहें अमन और सुकून के साथ ज़्यादा तक हमारा टाइम गुजरे। आगे आने वाले दिनों में भी इस दफ़ा बहुत से जो मराहिल हैं वो ऐसे तय हुए हैं कि जैसे हम ये कहते रहे हैं कि दुआएं हमारी रंग लाएंगी और हम मुश्किल से निकल आएंगे। तो मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि दुआएं रंग लाएंगी और मुश्किल से निकल आएंगे। मुश्किल बहुत है पाकिस्तान के ऊपर। आज भी जब आप निकलें, अपनी नमाज़ें पढ़ें, अपनी दुआएं मांगें, तो ये बात ज़रूर करें कि जनाब पाकिस्तान को हमें हर सूरत मुश्किल से निकालना है। और इसके लिए इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहते हुए एक तो तमाम लोग मिलकर जो काम करेंगे दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, बट अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में रहते हुए जो भी मुमकिन है वो सब कुछ करना चाहिए। सबके अलावा ज़रा ईद इस हवाले से डिफरेंट है कि आज तो ईद का तीसरा दिन है जो कि ऑब्वियसली लास्ट डे है, लेकिन इस दफ़ा ईद के रंग दोबाला छुट्टियों ने किए हैं। छुट्टियां तवील हैं और मेरे ख्याल में अभी ये जो घूमने फिरने का सिलसिला है, सैरो तफरी का सिलसिला है, मिलने मिलाने का सिलसिला है, वो अभी संडे तक जारी रहेगा। लॉन्ग हॉलीडेज। मैं बच्चे बड़े खुश थे। मैं कुछ बच्चों से मुलाकात हुई और वो कह रहे थे कि मैं उनको कह रहा था कि जुम्मे को तुम लोगों को एक दिन के लिए जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कौन सा जुम्मा, हम तो अब मंडे को जाएंगे। हाँ। तो मतलब बच्चे बड़े खुश हैं मतलब इस हवाले से। बिल्कुल ठीक। इस ईद पर हमने भूलना नहीं है कि घर की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ये चीज़ें जो हैं वो ईद तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। आम रूटीन में भी पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है, घर वालों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। घर की ओवरऑल सफाई या जिस भी एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, दफ्तर में भी इनफैक्ट अगर आप होते हैं, तो तमाम चीज़ों की सफाई, उनको जरासीम से पाक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए आप हमारे सामने देख रहे हैं डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड मौजूद है और आपने इसको अपनी बकेट का हिस्सा बनाना है बिकॉज़ इसके इस्तेमाल से आप 99.99% महफूज रह सकते हैं और 100 किस्म की बीमारियों के जरासीम से ख़ुद को भी महफूज बना सकते हैं और अपने घर वालों को भी, अपने प्यारों को भी और इनफैक्ट अपने घर वालों को भी। और इस सब के साथ साथ घर की बकेट का जो कॉन्सेप्ट है, घर की बकेट में इसके ड्रॉप्स डालना हरगिज़ नहीं भूलना और फिर उस लिक्विड को आपने यूज़ करना है फर्श पर, फ्लोर्स पर, किचन काउंटर्स पर, ताकि आप जरासीम से तमाम जगहों को पाक बना सकें। इसके साथ साथ जो आपके पर्सनल इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो अब आप बताएं ना कि टब हो गया, शेविंग के लिए इस्तेमाल तो मैं ही करना है। बताऊंगा, हालांकि मेरा कोई इतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ये है कि आपका नहाने की बकेट हो, आपकी शेविंग में आपने टब तो नहीं, मग के अंदर अगर 2-3 ड्रॉप डाल लें तो आपको उससे भी बचाएगा। और उसके साथ जैसे ये हुआ कि चोट आपको कोई लग जाती है तो उस चोट के ऊपर डिसइंफेक्टेंट के तौर पे आप इसको इस्तेमाल करें, आपको उसमें भी फ़ायदा होगा। और फिर ज़रूरी है कि जब आप, ज़रूरी नहीं कि जब आप बाहर से घर आएँ तो जरासीम आपका इस्तकबाल कर रहे हों। आप घर को महफूज कर लें। जब हमने 3-4 चीज़ें कह दी, अपना फ़र्श साफ़ करें, अपना काउंटर किचन का साफ़ करें, अपने घर की हो सके, मैं तो, मेरा बेटा जो है ना वो बड़ा मतलब इस मामले में पर्टिकुलर है, वो लॉन्ड्री हो उसमें भी वो इस्तेमाल कर रहा होता है, वो जो अपनी हाइजीन की चीज़ें उसमें भी इस्तेमाल कर रहा होता है। और सबके साथ साथ हम इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि इसको आप बॉटल में डाल लें, जो स्प्रे बॉटल होती है उसमें भी आप इसके ड्रॉप्स डालकर वो आप जगह जगह स्प्रे कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट तो यही है और इससे फ़ायदा भी डेफिनेटली यही है कि आप ख़ुद को या अपने एनवायरनमेंट को जरासीम से पाक कर सकें। आप बाहर से कहीं से आते हैं तब भी आपने डेटॉल एंटीसेप्टिक का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है। तो ये तो था हमारा आज का मैसेज। इसी के साथ ही हम अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाते चलेंगे। हमारे साथ मेरी राइट साइड पर जो मेहमान शख्सियात मौजूद है, उनमें सबसे पहले मेरी राइट पर खातून मौजूद है। अच्छा,
साइकिलिंग करना बहुत से लोगों को पसंद होता है, मुझे भी पसंद होता है, ख़वातीन मोस्टली बहुत सी पसंद होता है, लेकिन हेजिटेट करती हैं हमारे यहाँ पर ख़वातीन। अगर पोश एरियाज़ में आप रह रहे हो या आपको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिला हो, तब ख़वातीन जो है वो साइकिलिंग करती हैं, जो कि ऑब्वियसली आपकी सेहत के लिए, जहनी सेहत के लिए भी और ओवरऑल फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। वेट मेंटेन रहता है और भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं। लेकिन ख़वातीन जब इसको प्रोफेशनली आगे लेकर चले, जिसका कॉन्सेप्ट आज से कुछ अर्सा पहले नहीं था, अब आने लग गया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशाइंद और अप्रिशिएबल बात है। सो हमारे साथ कंज़ा मलिक हमें शो में ज्वाइन कर रही हैं, जो कि नेशनल साइकिलिंग चैम्पियन हैं। कंज़ा, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ईद के शो में साइकिल पे आई हैं या गाड़ी पे आई हैं? गाड़ी पे आई हैं। आपको देखा सही ट्रैफिक के अंदर से। अच्छा, किस तरह से पूरा रमज़ान इन्होंने अपनी प्रैक्टिस की, किस तरह से वो जो ट्रेनिंग थी उसको साथ साथ लेकर चली, वो भी हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम अपने नेक्स्ट गेस्ट का तारुफ आपके साथ करवाते चलें। हमारे साथ मौजूद हैं हॉकी प्लेयर, और हॉकी प्लेयर जो कि नेशनल लेवल पर तो डेफिनेटली खेलते ही हैं, बट इंटरनेशनल लेवल के हॉकी प्लेयर हमारे साथ शो में मौजूद हैं। और हॉकी हमारी पहचान है जनाब, हमारा कौमी खेल है। सो असफर याकूब हमारे साथ शो में मौजूद हैं, वाइस कैप्टन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम असफर। वालेकुम ईद मुबारक। खैर मुबारक। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़े से जख्मी आप तो खेलते खेलते नहीं आए। नहीं, ये टाइम नहीं है ना अभी खेलने वाला। ये थोड़े से टाइम जख्मी है। मैं इनसे बात कर रहा था शुरू करने से पहले, तो मुझे इन्होंने बताया कि आजकल हमारी टीम जो है वो दौरा कर रही थी, बाहर यूरोप गई हुई थी प्रैक्टिस के लिए, तो ये नहीं जा सके चूँकि इनकी इंजरी हुई हुई है। तो वो बता रहे थे इंजरी के हवाले से। तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जल्दी आप ज्वाइन करें। और इट्स पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट्स आल्सो पार्ट ऑफ गेम। लेकिन इसी के साथ अभी हम अपनी ज़रा राइट लेफ्ट ख़राब हो जाता है, लेफ्ट साइड पर आते हैं। और लेफ्ट साइड पर जो मेहमान शख्सियात हमारे साथ शो में मौजूद है, सबसे पहले हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है उनके बहुत से तारुफ है, लेकिन मैं तारुफ इस तरह से करवाऊंगी कि एक्टिंग का मैदान हो और इनका चेहरा हो, और बहुत सी मूवीज़ में अपनी एक्टिंग के जौहर दिखा चुके हैं। और इसके साथ साथ गुलाम मोइनुद्दीन साहब के साहबजादे भी हैं, अली मोइनुद्दीन, हमें शो में ज्वाइन करें। अली, थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? खैर मुबारक जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, हम भी ठीक हैं। और इसी के साथ साथ जो हमारे आखिरी मेहमान रह गए हैं उनकी तरफ बढ़ेंगे और पोइट्री करते हैं। अच्छा, हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, हमने पहले भी डिस्कस किया, पोइट्री करना ये सब चीज़ें शौक़ से होती हैं, पैशन से होती हैं। तो एक तो होती है संजीदा पोइट्री, बट एक पोइट्री ऐसी होती है जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरती है। सो फ़नी पोइट्री करते हैं। मुरली चौहान हमारे साथ शो में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? नाम तो इनका कुछ और है, नाम इनका कुछ और है, कुछ और है। नाम भी इन्होंने मतलब इस तरह का चुना हुआ है कि फ़ौरन अट्रैक्ट करे, कि मतलब असल नाम कुछ और है। असल नाम क्या है? मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद। तो ये मुरली चौहान कब से इस्तेमाल हो रहा है? जी, जब से शायरी कर रहा हूँ। और कब से शायरी कर रहे हैं? तकरीबन कोई 12-14 साल हो गए। अच्छा, जो संजीदा शायरी करते हैं उनके बारे में तो ये मोस्टली कहा जाता है उनको कोई रोग लगा होता है, ठीक है? तो जो लोग फ़नी शायरी करते हैं उनको, उनके साथ क्या मामलात हुए? वैसे देखें आप, कौन आजकल के दौर में कौन सा शख्स है जिसको रोग नहीं लगा? किसी को गमे रोज़गार, किसी को महंगाई का मसला, किसी को रिश्तेदारी का मसला, किसी को और सेहत का मसला। हाँ, वो भी इश्क के रोग में मज़ाया शायरी जो करेगा उसको मिलेगा कुछ नहीं फिर। वो वैसे भी नहीं सर कुछ मिलता, जो सीरियस करते हैं उनको कौन सा मिलता है, होते ही रहते हैं। वो बड़ा मुझे याद आ रहा है कि वो दूसरा मिसरा ही है जी, कि वो शादी के 10-12 साल बाद क्या सूरत हाल होती है कि जहाँ शोहर की माँ बच्चों की माँ, बच्चों की माँ शोहर की माँ मालूम होती है। मतलब वो सूरत हाल हो जाती है। बिल्कुल ठीक हो गया। सबसे पहले ज़रा कंज़ा की तरफ आएंगे और कंज़ा से ये जानना चाहेंगे कि कंज़ा, पहले ईद के 2 दिन वो कैसे गुजरे, और आज का तो चले हमने आपको बुला लिया, यहाँ से जाकर आपकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी, किस तरह से आप तीसरा दिन गुजारे? सो मी एंड माई हस्बैंड वी ट्राई रियली हार्ड कि हम दोनों के जो पेरेंट्स हैं वी स्पेंड ईद विद बोथ ऑफ देम सेपरेटली. So we travel to Islamabad. We might take them up north for to see some sightseeing, some changes. But the best thing is the family gets together. किधर होते हैं? Islamabad. और ससुराल? They're in Lahore.
So we make यहाँ sure से निपटा के एक दिन वहाँ, फिर 2 दिन यहाँ, और एक दिन यहाँ, 1-2 दिन वहाँ. So साइकिल साथ जाती है इस्लामाबाद या साइकिल yes, always. ऑलवेज साथ नहीं जाती होगी, वहाँ एक मौजूद होती होगी. So नहीं, all of our bikes are here, लेकिन उसमें उधर पहाड़ हैं, so उधर क्योंकि height, elevation is different. There's Monal, Damnico, in which there's Murray also. तो ये climbs have a very good effect on your training. अच्छा, असफर की तरफ आएंगे और असफर से भी यही सवाल कि आपने किस तरह से ईद को सेलिब्रेट किया. नॉर्मली हम 1-2 रोज़ पहले भी बात कर रहे थे, हम अगर अपनी बात करें तो हमारी मोस्टली ईद जो है वो दफ्तरों में गुजरती हैं, और लेकिन वो इतनी हैपनिंग होती हैं, सबसे ईद मिलना, और हमारा काम भी, मैं तो खैर एंजॉय करती हूँ, वो इस तरह से गुजरती हैं, लेकिन हमारी ड्यूटीज़ बहरहाल साथ ही मौजूद होती है. ये कभी जानने की कोशिश नहीं की, ना हमें किसी ने बताया कि एक हॉकी प्लेयर की ज़िंदगी और फिर उसमें इस ज़िंदगी में जितनी ईदें आती हैं वो किस तरह से गुजरती हैं. जी ज़्यादातर जो ईद होती है उसमें हमें ट्रेनिंग शेड्यूल मिला होता है. ये मेरी वाहिद ईद है जो मैं पाकिस्तान में कर रहा हूँ, नहीं तो जैसे कि अभी भी टीम टूर पे है और उनकी ईद भी बाहर होगी. मोस्ट ऑफ जो ईद उल फितर है वो हमारी ज़्यादातर फॉरेन टूर्स पे ही बिज़ी रहती है. तो ये है कि ईद के जो 3rd डे है, आज मेरी ट्रेनिंग है, अभी मैंने ट्रेनिंग करनी है जाके. आई हैव टू रन मोर देन 5 किलोमीटर. इंजरी के साथ आप ट्रेनिंग भी करें? लाइट जॉगिंग विद रिकवरी सेशन जिसे आप कह लें. तो इस वजह से ईद जो है उसके बाद जो खाना है उसमें बड़ा परहेज़ करना पड़ता है. अच्छा, ईद वाले दिन भी परहेज करते हैं? ईद के पहले 2 दिन भी परहेज किया? जी ऐसे ही चलता है. ईद एक पर तो cheat day स्पोर्ट्समैन होना की जो चाहिए. लाइफ है वो वैसे ही ईद है. पे छुट्टी नहीं मिल जाती कि खाने पीने की छुट्टी हो जाए, दबा के खाओ. वो अपना ही नुकसान होगा ना. अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके साथ अगर डाइट प्रॉपर नहीं है तो आपका जो है उसमें लेकिन combination आपसे ठीक तो नहीं मुझे है. यही बात करके मालूम हुआ है कि एक हॉकी प्लेयर की जो जितनी भी ईदें होंगी फिर वो बाहर ही गुजरती होंगी, खेलते खिलाते ही गुजरती होंगी. अगर कोई इंजरी हो जाए फिर पाकिस्तान में गुजर सकती है. मतलब उसके अलावा कोई फेस्टिविटी वाली चीज़ नहीं मुझे आपकी नहीं, बात से लग रही. ये हमारे लिए एक एजाज़ है कि हम किसी दूसरी कंट्री में जाके जो ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ पे इतना रुझान नहीं है, लोगों को बता रहे हैं कि हमारा होली मंथ गुजरा है और उसके बाद जो है ये ईद सेलिब्रेशन है हमारी. चलें, ठीक हो क्या. अभी हम अपनी लेफ़्ट साइड का भी रुख करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद जानना ये चाहेंगे कि अली मोइनुद्दीन और इसके साथ साथ मुरली चौहान वो किस तरह से ईद सेलिब्रेट करते हैं और उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं. बट अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे. हमारी ईद स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है. मेहमान हमारे साथ शो में मौजूद हैं. अली मोइनुद्दीन का रुख करेंगे और इनसे जानेंगे कि एक एक्टर की ईद किस तरह से होती है, किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं आप. ईद देने की एक्टिंग की नहीं दी कोई ना. ईद के दिन खान- एक्टिंग नहीं होती. ईद के दिन हम लोग अपनी एक्टिंग नॉर्मली देखते हैं जो मूवीज रिलीज हुई होती हैं. बट ये है कि बहुत एक फेस्टिव सी एक ईद रही है हमेशा से. ग्रोइंग अप विद अब्बा, ऑब्वियसली उनका एक नाम था और वो सारा उनके साथ रहा है. बट उन्होंने हमेशा मेक श्योर किया है कि जो चीज़ें ईद से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, सुबह ईद की नमाज़ पे जाना, फितराना अदा करना, फिर सारों से मिलना, तो वो एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिलीज़ की तरह ही हम लोगों का रहा है. ईद की नमाज़ पढ़ी, वापस आया, अम्मी ने शीर खुरमा बनाया होना और वही वो मीठा और फिर वो नाश्ता वाश्ता करके फिर फैमिली में मिलने मिलाने जाना. तो अब तक तो ईद इसी तरह गुजरती आई है. कोई 3-4 साल पहले इसे बेगम की एक एडिशन हुई है फैमिली में. 3-4 साल पहले एक बेगम की एक बेगम एडिशन. की अभी edition. तक एक ही बेगम. बस बेगम एक ही होनी चाहिए जी, मेरा ये मानना है. वेरी नाइस. तो वो एक बहुत एक अच्छी एडिशन हुई है हमारी फैमिली में, हमारी लाइफ में. तो वो एक डिफरेंट फ्लेवर एक ऐड हुआ है ईद का. तो बस ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, मज़े की बात यहाँ पर बता दें कि पिछले 2 दिन भी जब हमने ईद शोज़ किए हैं तो उसमें लाजमी शादियों का जिक्र हुआ है, बेगमात का जिक्र हुआ है. अभी जब आपने बेगम का जिक्र किया तो मुझे पीछे से कान में आवाज़ आई, प्लीज़ आज शादी नहीं करनी, डिस्कस. नहीं, शादियाँ हो जाती चाहिए, बस जब हो जाए तो उसके बाद बस फिर वो चैप्टर उधर ही क्लोज हो जाना चाहिए. ईद का मजा वैसे दोबाला हो जाता है शादी हुई हो तो. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अगर बेगम अच्छी हो तो, मतलब और ये है बेगम कि का खावंद अच्छा हो तो. अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह. और अगर आपके मतलब मेरी बहन नहीं थी कोई तो मतलब वो हम ईद को हम समझते हैं कि उस तरह एंजॉय नहीं कर पाए जिस तरह से ईदें हुआ करती थी पहले. वो बीवी आई है तो फिर उसके अंदर बहन वो बनने रंग को आया. कोई तैयार नहीं रही है नहीं सारी जिंदगी. नहीं. सारी महबूबाज ही, मतलब बहनें बन सकती हैं ना बहुत. अच्छा वो बन सकती है, लेकिन मेरा मतलब है घर में जो वो एक होती है ना फेस्टिविटी होती है. एग्जैक्टली. हाँ, मतलब चूड़ियाँ खरीद के देना, परांदे या जो भी उस ज़माने में रिवाज होता था
दुपट्टे रंगने और सारे वो मेरी ज़िंदगी में भी वो हुआ तब जब बीवी आई है, मतलब वो तब पता चला कि ये काम भी होता है। तो सही। इनके तो मतलब ज़ाहिर है मतलब इन्होंने देखा होगा, मतलब उसको ज़्यादा एंजॉय किया होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, मुरली चौहान साहब का जिक्र करते हैं, ईद पर भी आप शायरी कर रहे होते हैं? नहीं, जब आप ईद मिलते हैं तो फिर कोई फनी चुटकुला छोड़ते हैं, कोई नहीं आम इस तरह नहीं होता। मैं एक निजी इदारे में काम करता हूँ शिफ्टों में, तो ये पिछले 2 दिन, ईद के पहले 2 दिन हैं जो, तो बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारा, उसके बाद फिर ड्यूटी पे चला गया हूँ, क्योंकि शिफ्टों में है वो सारा साल चलता है। यानी कि आपकी बात से ऐसे लग रहा है कि आपकी ईद में संजीदगी का अंसर नजर आया मुझे। जी, लेकिन बस वो हम एंजॉय कर लेते हैं बच्चों के साथ स्टार्ट में। हाँ। उसके बाद 12-1 बजे फिर ड्यूटी, इवनिंग्स चल रही थी ना आजकल, तो फिर 12 बजे गाड़ी आ जाती, 12 बजे तक एंजॉय करते हैं बच्चों के साथ। ठीक है। बच्चों के साथ तो 2 लम्हे भी काफ़ी हैं, अगर आपके बच्चे साथ हों तो आप अच्छा, आज की मुनासिबत है कोई ज़रा पेश हो ना कुछ, तो ज़रा जी। लोगों को पता चले कि बताया शायरी में रंग कैसा है जी आपका। जी जी, ये अली भाई अभी आप बात कर रहे थे शादी की, तो आप फरमा रही थी कि अगर अच्छी हो तो फिर खावन की बीवी अच्छी है, बीवी का खावन बीवी का अच्छा। खामन। तो उस सिलसिला में मुझे याद आ रहा है कि रहे जब तक ये मंगेतर, रहे जब तक ये मंगेतर, झगड़ती है न लड़ती है, वाह, कहे हर बात पर जी जी, अकड़ती है न अड़ती है, मगर फिर दायराए ज़ौजियत में पाँव रखते ही, खुदा जाने अचानक ही से क्या मौत पड़ती है। तो ये भी होता है। तो ईद के हवाले से ये एक कथा देखिएगा, तो बेगम पे ही लिखा है करे जब ईद की शॉपिंग तो बेपरवाह निकले है, करे जब ईद की शॉपिंग तो बेपरवाह निकले है, उड़ाने को मेरी तनख्वाह अन्नेवाह निकले है, अन्नेवाह निकले हैं। उड़ाने को मेरी तनख्वाह अन्नेवाह निकले है, प्लाजे सा बदन लेकर मेरी बाइक पे जब बैठे, प्लाजे सा बदन लेकर मेरी बाइक पे जब बैठे, अचानक पिछले पहिए से सदाए ठाह निकले हैं। वेरी नाइस। अच्छा, कंजा से मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी, जिस तरह से इन्होंने अपनी शायरी में जिक्र किया कि जब तक खातून जो है वो बीवी का रूप नहीं धारती, बीवी के रूप में नहीं आती, उस रिश्ते में नहीं आती, तो तब तक बड़ा अच्छा सब कुछ होता है, और फिर जब जैसी वो बीवी बन जाती है तो फिर हमारे यहाँ की बीवियाँ भी जो होती हैं बड़ी टिपिकल होती हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे ही है या ये पर्सन टू पर्सन, कपल टू कपल चीज़ें वेरी करती हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह that my husband is not here to answer your question. वरना आप वो 2-3 इस तरह के शेर वो भी बोल देते हैं। लेकिन of course it varies, but I think after शादी and after the initial courting period is over, बड़ी responsibilities and seriousness and बच्चे and you know it does get on you and you do become more serious. And I was also thinking about this the other day कि over time ज़ाहिर है you know your relationship changes. So उस तरह के spark and light weight relationship से you become serious, you have responsibilities on your shoulders and लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं. हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट है, मतलब हम वो कहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अरूज हमने अपने ज़माने में देखा हॉकी को हुआ करता था वो अब मौजूद नहीं है। उसकी वजह क्या? यूरोपियन स्टाइल बदल गया है, गेम का तरीका बदल गया है, क्या हो गया? हमारी फिटनेस होती नहीं है जितनी यूरोपियंस की है फिटनेस वगैरह। आपके ख्याल में क्या हो गया? मतलब हमने 84 ओलंपिक्स और 94 का वर्ल्ड कप इसी ऑस्ट्रो टर्फ पे जीता है। ऐसी बात नहीं है कि स्टाइल बदल गया या गेम बदल गई, सब कुछ वही है, लेकिन जो फैसिलिटीज़ हैं वो पाकिस्तान में बाकी मुल्कों की निस्बत बहुत थोड़ी। और दूसरी बात, जो हमारी नर्सरीज़ थी स्कूल कॉलेजेस में, वो जो है हॉकी बिल्कुल ख़त्म हो गई। और दूसरा, ये जो प्रीवियस गवर्नमेंट गुजरी है, ये डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स जो है इन्होंने इस पे जो हमला किया है, इससे जो प्लेयर्स का जो चार्म है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का और अपनी फैमिली को जो है वो सर्व करने का, वो बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से हर प्लेयर सफ़र कर रहा है। तो इस वजह से जो डाउनफॉल हॉकी में भी ऐसे ही आया है, डिपार्टमेंट्स बंद हो गए और जो यूनिवर्सिटीज़ स्कूल कॉलेजेस हैं उन्होंने अपनी हॉकी जो है वो ख़त्म कर दी। और जो नर्सरीज़ थी, जैसे क्लब सिस्टम होता था
पाकिस्तान में, वो जो प्लेयर्स हैं वो प्रोड्यूस करना बहुत कम हो गए हैं। तो इसलिए जो हॉकी का डाउनफॉल आया पाकिस्तान में, उसकी असल वजह यही है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा लाइटर मूड के ऊपर, नोट के ऊपर, मैं जिस ज़माने में मैं भी हॉकी खेलता रहूँ और कैंपों में जाया करते थे बहुत ज़्यादा, वो दिन तो गेम होती थी, एक्सरसाइज भी करते थे, शामों को जो तमाशे लगते थे, गाने गा रहे हैं, लतीफ़ेबाजी हो रही है, वो चलता है अभी? मतलब जी अभी भी ऐसे ही है, हम लोग बहुत शरारतें करते हैं, लेकिन अब ये है कि जो गैदरिंग बैठ के सब इकट्ठे जो शरारत करते थे वो बहुत कम हो गई, क्योंकि अब मोबाइल, सोशल मीडिया को जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा टाइम देते हैं। हर बंदा जो है वो ट्विटर यूज़ करता है, और ऐसे ही एक्टिविटीज़ जो हैं ज़्यादातर, जब हमारे जो नेशनल कैंप्स हैं वो लाहौर में ही लगते हैं, तो लड़कों की ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि वो जो है वो बाहर जाएं, और आजकल जैसे आपको पता है कैफ़ेज़ खुले हैं, ये चाय शाय ऐसे इंजॉय, क्वाली नाइट जो है वो इंजॉय करें। इस वजह से गाने में नहीं गाते? नहीं, वो माहौल नहीं है अब के आप अच्छा, सब बदल गया। इकट्ठे बैठ के तो गाने गा रहे हैं, ऐसा अच्छा। कोई नहीं। ओह, मैंने कहा अगर गाने गाते हैं तो आपसे एक फरमाइश ही कर दी जाए। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अली से बात करें जरा। अली, फिल्में क्या ज़माना था जब आपके वालिद की फ़िल्म रिलीज़ हुई, मेरा नाम है मोहब्बत, और मुझे याद है कि तहलका मचा दिया था, 75 की शायद ये बात है। तो उसके बाद भी फ़िल्म का बड़ा अरूज रहा है बहुत ज़्यादा। अभी आपने भी काम किया, फ़िल्म को हुआ क्या है, या फ़िल्म बदल क्यों गई है इतनी ज़्यादा? जो कराची का ट्रेंड है वो बिल्कुल और तरह का ट्रेंड है फ़िल्म का। तो रऊफ साहब देखें, फिल्म का ट्रेंड कभी चेंज उस तरह से नहीं हुआ। हमारी ऑडियंसेस को जो चीज़ क्लिक करेगी वो हमेशा ट्रेंड में रहेगी। अनफॉर्चुनेटली कुछ ओवर द इयर्स, पिछले तो खैर 5-10 साल मैं नहीं कहूँगा, बट उससे जो पिछले 5-10 साल थे उसमें एक बहुत शार्प डिक्लाइन आया हमारी इंडस्ट्री में। कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से हम लोग पीछे रह गए, बट देन अगेन अब जिस तरह से हम लोग रिकवरी फेज़ में एक आए हैं, तो अब बहुत उम्मीद है कि हम लोग दोबारा इंडस्ट्री को उसी लेवल पे लेके जाएंगे, अपनी फिल्म इंडस्ट्री को, और उसी तरह से सिनेमा घरों की जिस तरह से रौनकें जो होती थी उनको बहाल किया जाएगा इंशाल्लाह। आप देखते हैं मतलब अभी जो आजकल फिल्म बन रही है उससे सेटिस्फेक्शन होती है कि अच्छे सब्जेक्ट पिक कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूला ये भी एक बन गया कि एक मतलब लाइट कॉमेडी की वो कर लिया, बीच में एक्शन डाल दिया और एक फार्मूला फिल्म बना दी, जो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इंडियन फिल्मों का चरबा बहुत ज़्यादा लगता है मतलब उस स्टाइल में। तो ये चलेगा काफ़ी अर्सा, मतलब आपको लगता है? देखिए, कोई भी चीज़ होती है रऊसा, वो एक जब बहुत अरसे तक वो एक स्टैग्नेंट चीज़ एक चलती रहे, एक ही फार्मूला के ऊपर जब फिल्में बनती रहेंगी तो वो 5 फिल्में लोग देख लेंगे, 10 देख लेंगे, 11वीं फिल्म देखने शायद लोग उस तरह से नहीं जाएंगे। ऑडियंसेस अब हम लोगों की बहुत मैच्योर हो गई है, स्पेशली आज के डे एंड एज में जब इंटरनेट है हमारे पास, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन और दुनिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हमारे फ़ोन्स पे, हमारे टीवी स्क्रीन्स पे मौजूद हैं। तो हम लोगों को उनसे कम्पीट करने के लिए, स्पेशली अगर हम लोगों ने किसी को घर से निकाल के सिनेमा लेके आना है, तो वी हैव टू बी अप टू दैट मार्क। उसमें हम लोगों को टेक्निकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, हम लोगों के स्क्रिप्ट्स को भी बेहतर होना पड़ेगा, हम लोगों की परफॉर्मेंसेस को भी बेहतर होना पड़ेगा, और हम लोगों का जो एक इनपुट एक पूरी टीम का जाता है एक प्रोजेक्ट के अंदर, उस सारे को जब एक कलेक्टिवली हम लोग इम्प्रूव करते हैं तो वो एक ऑटोमेटिकली एक अच्छा प्रोजेक्ट निकल के सामने आता है। बिल्कुल ठीक हो ठीक गया। है, मैं हमें ज़्यादा ब्रेक की तरफ जाएंगे, आगे लेकिन बढ़ाएंगे बिल्कुल। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक। ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मुरली चौहान साहब से बहुत देर से कुछ सुना नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कुछ सुना दें, हमें शायरी सुना दें। मुरली बजा दें ज़रा। अच्छा, साथ साथ मैं अपने मेहमानों से भी रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग कुछ खाएं। दिस इज ऑल फॉर यू, बट अपनी मदद आप करनी है। इनके बारे में जो मुझे मालूम है वो ये है कि गा के बहुत अच्छा सुनाते हैं। अच्छा, तो वो भी कर लेंगे। तो एक कथा देखिएगा उर्दू में। न जाने कब कोई ऐसा लोकेशन ऐप निकलेगा, वाह, न जाने कब कोई ऐसा लोकेशन ऐप निकलेगा, तेरे दिल तक पहुंचने का जहां से मैप निकलेगा। वाह वाह वाह, तेरे दिल तक पहुंचने का जहां से मैप निकलेगा, अजी वाकिफ हैं हम जाली हंसी परियों के चेहरों से, वाह, अजी वाकिफ हैं हम
जाली हंसी परियों के चेहरों से, जो मेकअप की तहें खोदें फकत स्क्रैप निकलेगा। और ये एक कथा देखिएगा शायर हजरात पे कि सितारे तोड़ सकता है, ये दरिया मोड़ सकता है। वाह, सितारे तोड़ वाह, सकता है, सितारे तोड़ सकता है, ये दरिया मोड़ सकता है। कभी कौसे कुज़ह के साथ माथा फोड़ सकता है। अरे गुस्सा न कर, ये है हमारे दौर का शायर। अरे गुस्सा न कर, ये है हमारे दौर का शायर। खुली इसको इजाजत है, ये लंबी छोड़ सकता है। खुली इसको बहुत इजाजत माशाल्लाह, है, ये माशाल्लाह। लंबी छोड़ सकता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आगे जनाब। जी। और ये देखिएगा कि एक जरा तंजिया कथा देखिएगा। हुई है दूर ये दूरी, खुदाया शुक्र है तेरा। वाह, हुई है दूर ये दूरी, खुदाया शुक्र है तेरा। दिखाई है फिजा नूरी, खुदाया शुक्र है तेरा। नमाजें हो गई कितनी कज़ा दौरान हज मेरी। नमाजें हो गई कितनी कज़ा दौरान हज मेरी। मगर हैं सेल्फियां पूरी, खुदाया शुक्र है तेरा। वाह, मगर हैं सेल्फियां पूरी, खुदाया शुक्र अच्छा, है अब ये तो आपने सुना दिया, बड़ा ज़बरदस्त था। आजकल की पॉलिटिकल सिनेरियो और जिस तरह से इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाया गया और शहबाज शरीफ साहब और पूरी पीडीएम वाला जो मुत्तहिदा अपोजिशन थी उन्होंने इक़्तिदार संभाला। इमरान खान के नाम कोई एक शेर असल मज़ाहिया में मैं दानिस्ता सियासत पे नहीं करता क्योंकि गैर दानिस्ता कर दें, ओवरऑल सब पे कर। नहीं लिखा नहीं कभी, इसलिए कि सब दोस्त और सब जो बुलाते हैं हमें यूनिवर्सिटीज़ में या अदारों में और कॉलेजेस में जहाँ भी, तो मिक्स होते हैं सब। कुछ तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं, कोई नून लीग आप के हैं, किसी को कोई नाराज पीपल्स नहीं करना चाहते, ठीक जी, हो गया। मैं मुतनाज़ा सा नहीं, मतलब ठीक है, हाँ, जी, चलें जी, जी, आपको जी। ये मार्जिन दे देते हैं अगर तो यही शुक्रिया, रीज़न है तो। अली, शुक्रिया। आपका रुख करना चाहूँगी, जिस तरह से अभी असफर से बात हो रही थी तो उन्होंने ये बात कह रहे थे कि हॉकी में स्पार्क नहीं है। कंजा से बात हुई तो इनका भी यही कहना था कि रिलेशनशिप्स की जब बात आती है तो आपको हर चीज़ में रिलेशनशिप में भी स्पार्क बरकरार रखना पड़ता है। मूवीज़ को भी अगर हम देखें तो लोगों का इंटरेस्ट लेवल उस तरह से नहीं। क्या आपको लगता है हमारी मूवीज़ में उस तरह से स्पार्क नहीं है? और आजकल एक और चीज़ का रुझान बहुत ज़्यादा आ गया, शॉर्ट मूवीज़ का। उसको शॉर्ट फॉर्मेट की जो मूवीज़ बन रही हैं उनको लोग पसंद कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, शॉर्ट मूवीज़ का रुझान, उसमें इंटरेस्ट होना और दूसरी चीज़ों में लैक ऑफ इंटरेस्ट, स्पार्क ना होना, कहाँ पर हम लैक कर रहे हैं? हम लैक कर रहे हैं अपने स्पैन ऑफ अटेंशन में, मेरे हिसाब से। देखिए, एक टाइम था हम लोग बैठ के 50 मिनट का टीवी पे एक एपिसोड पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देखती थी, या सिनेमा जाके 3 घंटे की एक पूरी मूवी देखी जाती थी। अब हम लोग आ गए 10-10 सेकंड की वीडियोस पे, जो हम लोग 1 मिनट में 4, 5, 6 देख लेंगे, कितनी हम लोग स्क्रॉल करके आगे कर देंगे। तो कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ अटेंशन भी हम लोगों के अंदर एक आता जा रहा है। बट देन अगेन हैविंग सेड दैट, जो एक रिवायती सिनेमा का जो एक एक्सपीरियंस है वो शॉर्ट मूवीज़ के अंदर आपको नहीं मिलता। उस रिवायती सिनेमा से मेरा जो जिसको मैं रेफ़र कर रहा हूँ, इट्स नॉट ओनली कि हमने सिनेमा गए, पॉपकॉर्न लिए, कोक ली, बैठ के मूवी देखी, वापस आ गए। पूरा कल्चर है, पूरा एक कल्चर है कल्चर सिनेमा है। जाने मतलब का, और वो सारा। उसमें आप अगर हॉलीवुड की मिसाल ले लें, जो बहुत उसने वक्त के साथ तरक्की की है, उसने अटेंशन लोगों की जो है वो डाइवर्ट नहीं होने दी, वो सिनेमा खींच के लाता है अपने। उसने मुख्तलिफ गिमिक्स इस्तेमाल किए, उसने मार्वल की स्टूडियोज वाली फिल्में आ गई, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें बैटमैन आ गया, उसमें स्पाइडरमैन आ गया, उसने उस तरह की चीज़ों को कर लिया। और जो संजीदा थिएटर है वो भी अपनी जगह मौजूद है। देखिए राव साहब, उन्होंने हर चीज़ को कैटर किया ना। जो पहले बच्चों के लिए कॉमिक बुक्स थी, उनके ऊपर $multi-million मूवीज़ बन रही हैं। हम लोग आज इस तरह की किसी भी चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड शायद नहीं होंगे, कुछ हम लोग उसके फ़ौरन एक रिस्क फैक्टर कैलकुलेशन में चले जाएंगे, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। बट देन अगेन, अगर हम लोग उसको थोड़ा सा एक इंडस्ट्री की तरफ से अगर हम लोग देखते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी एक अनटैप्ड मार्केट है। 2 नेशनल हीरोज़ हमारे पास बैठे हैं। हम लोग स्पोर्ट्स के ऊपर कोई फिल्म अगर बनाते हैं, किसी एक स्पोर्ट्स पर्सनालिटी की लाइफ के ऊपर एक कोई बायोपिक अगर हम लोग करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि लोग उसको ना देखें। वो एक इंटरेस्ट ऑब्वियसली पैदा होता है कि एक
आम बंदा मेरे जैसा, आपके जैसा, जितने भी लोग हैं, उसकी लाइफ में क्या स्ट्रगल्स रही हैं कि वो निकल के एक नेशनल हीरो बना, टू वेयर द ग्रीन ब्लेजर, और वो यहाँ पे एक स्टार के साथ, तो उसकी एक अहमियत जो है वो हम लोगों को इस तरह की चीज़ों से ही हम लोगों ने अपनी ऑडियंसेस को या अपनी आवाम को इन्हीं तरह की चीज़ों से हम लोगों ने ऑडियंस को सिखाना है। बिल्कुल। वो देख रहे ना, जैसे इंडिया ने चकदे बना दी हॉकी बहुत पूरी सारी लेके, और कमाल मतलब उन्होंने कर दिया, मतलब वो हॉकी को रिवाइव कर दिया। ना सिर्फ ये कि बल्कि वो जो फिल्म है उसको कॉर्पोरेट कल्चर में दिखाया जाने लगा कि किस तरह से कंपटीशन में आपने आगे आना है, बिल्कुल, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो वो वाकई सब्जेक्ट्स की बहुत ज़्यादा कमी है। मेरे ख्याल में स्क्रिप्ट के ऊपर तवज्जो ज़्यादा स्क्रिप्ट देने की, की और फिर ज़रूरत है। उसके बाद जो पिक्चराइजेशन है, सब्जेक्ट कितना मैटर करता है, टॉपिक कितना मैटर करता है, और इस सब के साथ साथ जो और इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बहुत मैटर करते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इसी कंटिन्यूटी के साथ आगे भी जारी रहेंगी तो फिर ही हम एक बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। असवर, जिस तरह से मूवीज़ की बात करें, हॉकी भी एक ऐसा शोबा है, ऐसी फील्ड है, ऐसा स्पोर्ट है जो बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड है। किसी ज़माने में बहुत फेमस थी, बहुत हमारे पास नुमाया नाम भी थे, अब लोगों का देखने में भी उतना इंटरेस्ट नहीं, सीखने वाले भी उस तरह से नहीं है। जी, सबसे पहला तो किरदार जो है वो हॉकी प्लेयर्स का ही है कि जो जितने बड़े बड़े नाम हैं उन्होंने हॉकी के लिए क्या किया। जैसे कि पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, वो क्या एक दिन भी ग्राउंड आके उन्होंने एक अपने जैसा कोई प्लेयर तैयार किया, या उनकी जो क्वालिटी थी कि कोई पुश अच्छी मारता था, किसी का डॉज अच्छा था, कि उन्होंने आके किसी बच्चे को सिखाया। सबसे जो जिम्मेदारी है वो तो हमारी अपनी है। अब हमारी जो फैमिली है, मैं 7th प्लेयर हूँ इंटरनेशनल अपनी फैमिली से। हम लोग 1954 से पाकिस्तान हॉकी को सर्व कर रहे हैं, तो आज भी हमारा अपना क्लब हम रन कर रहे हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारी क्लब से नेशनल टीम में 2 प्लेयर्स हैं, जूनियर टीम में 2 प्लेयर्स हैं। तो ऐसे ही जो हॉकी के प्लेयर्स हैं, इन्हें चाहिए कि ये अपना अपना क्लब रन करें और हॉकी के लिए जो हॉकी ने उनको दिया है वो उसे वापस दें। कुकिंग वगैरह का शौक है, इतनी टिपिकल आप हैं, इतनी डोमेस्टिक लाइफ आप गुजारती हैं कि किचन में जाएं और कुछ बनाएं, या वो भी नहीं? So I was a tomboy since day one. वो लग ही रहा है। But when शादी के बाद I tried my best कि I knew my weakness, so I was like I have to be that वो ideal जो wife. कहते हैं कि हस्बैंड के दिल तक पहुंचने का तरीका उसका नहीं, वो वाला उसका मसला ही नहीं था, उसका खास मसला नहीं था, उसका था I had to prove myself that if somebody has chosen me to be their wife, I need to make sure that उसको बेचारे को नुकसान ना हो ज़्यादा थोड़ा बहुत सही है। So I worked on baking, I make a really really good biryani, and that my husband is witness to, and so I can bake and cook all kind of Western, all kinds of Eastern foods. मुरली चौहान साहब काफ़ी देर से खामोश बैठे हैं, आपका कभी इत्तेफाक हुआ है किचन में जाने का, कुकिंग शुकिंग करने का? खाने के अलावा मतलब जाके खाने के बैचलर भी काफ़ी देर रहा हूँ, तो बैचलर तो बहुत लोग काफ़ी देर ही रहते हैं, आप अनोखे तो रहे नहीं। हाँ जी, तो कभी पका भी लेते थे, कभी बाज़ार से खा लेते। अभी कभी हो जाता है, कभी बच्चे ज़्यादा कोई मसला बन जाए, या बेगम अगर बीमार हो जाए ज़्यादा, या कोई मतलब और कोई कहीं जाना है उसने, तो फिर थोड़ा बहुत बच्चों के लिए कर लेता हूँ। अली, आप इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों कमा रहे हैं, या चलें वाइफ नहीं भी कमा रही बट उसको समहाउ सपोर्ट करना, हमारे यहाँ पर ये कल्चर बहुत कम है कि किचन वाली सपोर्ट, और अच्छा वो तो हो या ना हो, इसके अलावा एक होती है मॉरल सपोर्ट, किसी को अप्रिशिएट ही कर देना, उसी से ही उसका मजीद काम करने को दिल करता। आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चीज़ में बिल्कुल बिलीव करता हूँ। देखें, जिस तरह चौहान साहब बता रहे थे कि ये बैचलर हैं, स्टूडेंट लाइफ में इंग्लैंड में मैं था, आई वाज ऑन माय ओन, खाना पीना, बर्तन, कपड़े, हर चीज़ अपनी खुद की हुई है, और एक वहीं से एक आदत डेवलप हुई, उन्हीं चीज़ों से एक डिसिप्लिन लाइफ में एक डेवलप होना शुरू हुआ, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। खाली अपने अदर हाफ को सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि मेरा ये मानना है कि आपको अपने बच्चों को भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा एक गाइड करना चाहिए कि बेटा ये चीज़ें आपके घर में होती हैं, ये आपका करना भी फ़र्ज़ है, ताकि बाय द टाइम दे ग्रो अप उनको भी इन चीज़ों की कदर हो के अच्छा, अगर मुझे प्लेट में नाश्ता आ रहा है तो इसके पीछे किसी की मेहनत है, कोई किचन में खड़ा रहा है, कोई गर्मी में किसी ने कुछ काम किया, तो उन चीज़ों की कदर होनी बहुत ज़रूरी है। वालिद ने वैसे आपको कभी इस तरह की वो की, मतलब जिस तरह की ये है कि वो उनको काम करते देखा हो, घर में उनको देखा हो कि वो बहुत ज़्यादा किचन में जाते हैं, खाना पकाने में अम्मी की हेल्प करते हैं वहाँ से, या वो ये कि टिपिकल मर्द जैसे हैं उस तरह के थे वो,
उनका कभी भी टिपिकल वो वाला नहीं रहा है। उनका हमेशा से मैंने देखा, उन्होंने अपने सारे काम खुद किए हमेशा से, चाहे वो उनके कपड़े उन्होंने अपने सॉर्ट आउट करने हो, या कभी हम लोग घर पे नहीं है, एज अ फैमिली हम लोग कहीं गए हुए, अब्बा अकेले हैं घर पे, तो उन्होंने अपना खाना पीना हर चीज़ खुद से कर लेते हैं। वो इज़ वेरी सेल्फ बहुत सी चीज़ें आपने उनसे सीखी, क्योंकि बेटे जो होते हैं, बेटियां माओं को देखती हैं, बेटे बाप से सीखते हैं। हर चीज़ वाले साहब से सीखी है। एक्टिंग कितनी सीखी? हर चीज़ ही उनसे सीखी है। एक्टिंग तो बहुत एक छोटी सी चीज़ है, उसके अंदर जो चीज़ें उनसे मैं सीख चुका हूँ अब तक, और कोशिश यही है कि आगे भी अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, जितना उनसे हम सीख सकते हैं खुद भी सीखें अपने, मेरे जितने, बल्कि मेरे फ्रेंड सर्कल में भी जितने मेरे दोस्त यार हैं वो भी अक्सर आते हैं, वो मेरे से ज़्यादा उनके साथ गपशप लगाने में इंटरेस्टेड होते हैं कि यार आज हमने अंकल के साथ चिल करना है। गुस्से वाले हैं? नहीं, As a father? नहीं, लगते बहुत हैं बाय द लुक्स ऑफ हिज, बाय द फेस ऑफ इट वो बहुत गुस्से वाले लगते हैं, बट ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन। वो एज अ फादर तो वो मतलब वो एक बाप वाला जो एक रोब होता है वो कभी रहा नहीं है, ही इज़ बीन अ फ्रेंड। तो और मेरे ख्याल में यही चीज़ सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है, तब फिर कम्युनिकेशन गैप पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान वो भी नहीं रहता, नहीं होना फिर चाहिए। बच्चे जो हैं वो अपनी वीकनेस और अगर कोई गलती भी हो जाए या हर तरह की चीज़ खुल के बात वो करते हैं। खुल के बात बिल्कुल, करते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस देने के लिए ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बहरहाल हमारी ये बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा, बातें मज़ीद भी करेंगे, लेकिन अब कुछ नए मेहमानों के साथ इनका हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, सो मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू कंजा, थैंक यू असफर, थैंक यू अली एंड थैंक यू मुरली चौहान साहब हमारे साथ शो में मौजूद थे। आप सबको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। ईद मुबारक बहुत बहुत आपको। आज तीसरा दिन है ईद का, और इंशाल्लाह ताला जैसे हम इंजॉय कर रहे हैं आप भी अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। हमारे कुछ नए मेहमान हमारे साथ शरीक हो गए हैं, और उनसे पहले तारुफ इनका हो जाए, मेरे ख्याल में फिर आगे बढ़ाते हैं बात को। इरफान ज़हीर साहब, मारूफ स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंकर, हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे ख्याल में आज स्पोर्ट्स के अलावा बातें होनी चाहिए। जी ठीक है, हमने आपको स्पोर्ट्स पे बोलने ही नहीं देना। नहीं मुझे जो गेस्ट बाकी आए हैं स्पोर्ट्स का तक करिए। कोई वो स्कोर नहीं है, वरना मुझे रट्टा लगा के आना पड़ता है, और शो से पहले इरफान मुझे रट्टा लगा रहे थे, ये सवाल कर लेना, ये सवाल कर लेना। ठीक हो गया जी, आज स्पोर्ट्स की बात नहीं। मारूफ सिंगर और बहुत बड़े बाप के फर्जंद ये हमारे साथ मौजूद हैं। ईद मुबारक आपको भी बहुत। जी आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, और तमाम मुसलमान जो दुनिया में हैं उनको हमारी तरफ से और आपके चैनल की तरफ से बहुत बहुत खुशियाँ और खुशियों भरी मीठी ईद मुबारक हो। जी बिल्कुल। और जनाब खालिद बेग साहब, मारूफ नाम है, रफ़ी को गाते हैं, ऐसा गाते हैं कि याद लोग करने लगते हैं। हम सुनेंगे मतलब भी। हाँ हम सुनेंगे भी। अभी हाल ही में दौरा करके आए अमेरिका का, मुझे बता रहे थे उसी के बारे में। और फिर शुजात अली खान हमारे बच्चों की तरह है शुजात, तो कम अज़ कम, क्योंकि इसके वालिद से मेरा ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा है, और फिर इसके चचा ताया और फिर इसके दादा नाना सारे बड़े मारूफ सिंगर, शाम 84 जी सर घराना। तो शुजात से भी इंशाल्लाह ताला हम सुनेंगे। पहले इरफान से शुरू कर दें। आज कोई स्कैंडलस किस्म की बात होनी चाहिए। प्लेयर्स के स्कैंडल। नया चेयरमैन पीसीबी कौन आने वाला है? ये किस तरफ चल रहे? हाँ मतलब कोई ऐसी खबर हो चटपटी सी जो पता चले नहीं, किसी अच्छी सेक्टर खबरों के की बारे में। चेयरमैन पीसीबी नया कौन आता? कौन होगा? कौन ये देखो, होगा? ये रट्टा लगाए बगैर बात की है। अल्लाह की कसम वाकई रट्टा लगाए बगैर बात की। मेरा ख्याल है नदुम सेठी साहब। देखा, मुझे पहले ही पता था, रमीज राजा साहब जा नहीं रहे। नहीं, बस वो जाएंगे देखते हैं कि कब जाते हैं। तो इट इज़ रिटन ऑन द वॉल। ये तो बड़ा ऑब्वियस है कि जब आपकी रजीम चेंज होती है, गवर्नमेंट चेंज होती है, तो ऑब्वियसली फिर आपके साथ पैटर्न इन चीफ भी आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, और फिर वही डिसीजन लेता है। तो अभी लग रहा है दस्तखत अभी आरिफ अलवी साहब ने करने हैं, 2/3 मेजोरिटी नहीं तो वो जाने वाले भी नहीं, लेकिन पैटर्न चीफ के लिए उनको जरूरत नहीं है उनके क्या सिग्नेचर आपको की। लगता है ये मामला जल्दी सॉर्ट आउट हो? हाँ मेरा ख्याल है होना चाहिए। वैसे तो अगर आप क्रिकेटिंग सेंस में पूछे तो ऐसा होना नहीं चाहिए। क्रिकेट को पॉलिटिक्स से सेपरेट रखना चाहिए, किसी भी स्पोर्ट्स को सेपरेट रखना चाहिए। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उनको चाहिए कि लेजिस्लेशन इस तरह की करें कि वो चेयरमैन को इलेक्ट करें। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों से हमने देखा कि अब सिस्टम चेंज हो गया है, और पैटर्न चीफ ही डिसाइड करता है। पैटर्न चीफ जिस तरह मैंने कहा वो पीएम होता है, तो प्राइम मिनिस्टर ही इलेक्ट करता है अपनी मर्जी से। किसी को 2-3 नाम नॉमिनेट किए जाते हैं, होता वही है जो पहले उन्होंने डिसाइड किया होता है। आमिर आपकी तो माशाल्लाह बड़ी फैमिली है जी, और सारी बड़ी सुरीली फैमिली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी ज़्यादा सुरीली सोइयाँ बनती होंगी फिर ईद के ऊपर। सोइयाँ तो वाकई बड़ी सुरीली बनती हैं। अच्छा। और सोइयाँ भी और खाने भी माशाल्लाह हमारे घर में मेरी अम्मा, और तब से ही हम बचपन से
खाने वाने जो स्पेशली गाने बजाने वाले घर होते हैं ना या खानदान होते हैं, शुजात भाई भी इस बात से करेंगे एग्री कि हम बिलीव करते हैं कि हमारे घरों में खाना बड़ा अच्छा पकना चाहिए। हाँ। तो इसकी क्या रीजन है? घर सबके घरों में अच्छा पकना चाहिए, लेकिन आपकी नहीं वो खास सुर तौर अच्छे पे लगते वो पता क्या होता है, वो स्केल और छिड़ा होता है उस टाइम पे, वो राग जो है ना नहीं वो स्पाइस लेवल की वजह से असल क्या है में अब? देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, मैंने अपने अब्बा से सीखी हैं कि कुछ सब्जियां ऐसी हैं सर जो अब्बा कहते हैं बेटा इस मौसम में नहीं खानी, इसमें खानी। हाँ। लोग तो सर्दियां जो भी पीनी है पका लेंदे ने लाइक दैट। तो उसमें हमारे घरों में ये एक मिजाज और उसका इम्तजाज वो सारा कुछ समझ के ना सुरीले चीज़ें खाने, हाँ जी पकती हैं। सुरीली सवैयां। वो अनवर मसूद साहब ने क्या खूबसूरत लिखा हुआ है, बेटी से याद हाँ है, जी। पोटा पोटा लम्मी होवे हरी ते कचूर होवे, विच होन बकरे दियां पुठ दियां बोटियां ते नाल होन ठंडियां तंदूरी दियां रोटियां। हाँ जी फिर वाह, कोई चौधरी जी उसा स्वाद है, कल भी पकाए हसन तानू भी तो याद है, आगे लंबी कहानी हाँ है। जी बिल्कुल। तो पूरी मतलब उनकी तो जैसा लिस्ट ले लेते हैं ना कौन कौन सी सुरीली सब्जियां हैं। नहीं हर चीज़ सुरीली हो सकती है अगर उसमें नियत से सुर डाला जाए। करेले गोश्त और जो है भरे हुए करेले भी जिसमें कीमा भर के, बुत करेले, हाँ जी वाजा, आपको तो पता है सब। तो मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे पता है। चलें अच्छी बात है। तो फिर साथ में कुछ मटन चॉप्स, चांपे वगैरह, उसको स्पाइसेस लगा के बारबेक्यू करके, तो काफ़ी चीज़ें पकती हैं जिनमें से हम जो हमें सूटेबल लगती है मैं खाता हूँ। अच्छा, वो बुत करेलों की आपने बात की, वो मेरी बड़ी फेवरेट डिश है। तो उसमें दिल करता है कि ज्यादा सारा कीमा अंदर हो और वो फिर खाया जाए। दैट्स और वन ऑफ जिसका माय फेवरेट धागा- डिश एज वेल। मुझे बहुत, मैं जितनी भी ये करेले में लोग, मुझे करेले गोश्त से ज्यादा वो बुत करेले पसंद बुत है। करेले पसंद है, लेकिन अगर कहीं पर खालिद बेग थ्रेड साहब, खालिद बेग साहब ज़रा मतलब गाने गायकी के अलावा, चूँकि मैं इनको ज़्यादातर जब भी सुना है वो रफ़ी को सुना जी, है जी। और इनसे बातों करने का जो मौका मिला है वो दौरों के हवाले से होता है, खाने पीने के हवाले से नहीं होता। दौरे दौरे इनके जो दौरे- बाहर के मुल्कों के होते हैं, फिट मतलब वाले नहीं, वो मिर्गी के दौरे तो नहीं है ना। तो जनाब आप बताएं ईद की मसरूफियात क्या होती हैं, क्या खाते पीते हैं, खुद बनाते हैं या मतलब, और क्या ख़ास चीज़ होती है आपके मतलब उसकी? मेरे ख्याल में वही सारी चीज़ें जैसे आमिर साहब ने बताई है कि खाने पीने में वही चीज़ें सारी चलती हैं कि सवैयाँ और घर की वही चीज़ें जो होती हैं, लेकिन ख़ास कोई ख़ास उस दिन जो सवैयाँ ही होती हैं। इतनी सुरीली नहीं होती। नहीं, एक्चुअली बात यह है कि जैसे हमने बात सुरीली हर चीज़ बन सकती है, उसमें अगर थोड़ा सा मोहब्बत का तड़का लगा दिया जाए ना, बिल्कुल। तो उसकी बात कुछ और होती है। बना तो हर कोई सकता है यहाँ से लगाना है, जी, यहाँ से लगाना ना। तड़का उसका यहाँ से लगाना पड़ता है लोग एक्चुअली। कुछ और ना समझ जाए, तड़के लगाने बैठे हो सारे। अच्छा, तो उसमें अगर आप उसको अपनी मोहब्बत और खलूस का तड़का लगाएं तो वो और भी अच्छी बन सकती है चीज़। कोई भी हो आप बनाएं उसको, तो कोई सब्ज़ी ले लीजिए आप या कोई दाल ले लीजिए आप, दाल माश भी बनाए, लेकिन अच्छे तरीके से। मुझे एक वाक़या याद आ गया, हम चंडीगढ़ में थे और किसी सिख फैमिली में हमें इनवाइट किया अपने घर में, तो वहाँ पे गए और आज तक मैं वो प्याज, इतना छोटा सा प्याज उसके और साथ करेले थे, आज तक वो टेस्ट नहीं भूल सका कि वो वाह। प्याज को हल्का से ऐसे दबाएं तो ऐसे लगता है जिसने इतना नरम कैसे इन्होंने बना दिया। तो आज भी उसका टेस्ट जो है अभी तक ज़बान पे है। हाँ जी, वो बनाने का जी, तरीका वो ऐसा बनाने होता का है ना, तरीका चीज़ें ऐसा है। कि आप उसमें टेस्ट डेवलप हो जाता है और कई अच्छा, चीज़ों मैं एक चीज़, एक बात पर बिलीव करती हूँ कि खाना मुझे खुद भी खाना बहुत पसंद है, पकाना तो इतना पसंद नहीं। पसंद, लेकिन खाना बहुत पसंद है। अच्छा, वो अच्छा खाना बनाना तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, अच्छा खाना भी अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। लाइक प्रेजेंटेशन खाने की अच्छी हो, जी, फिर उसके बिल्कुल। लवाजमात Dressing हो उसकी, साथ, हाँ और जी। फिर खाना गर्म हो। मैंने अक्सर लोगों को देखे ठंडा खाना भी खा लेते हैं, तो मैं तो दाल चावल भी हो तो मुझे ये होता है कि अच्छे बने हो, चटनी रायता मुझे तो जब साथ तक हो उसमें से धुआं ना निकल रहा और हो, गरम-गरम हो। गरम और स्पेशली मुझे सैलेड खाना बहुत पसंद है खानों के साथ स्पेशली, और उसमें तमाम किस्म के जो सैलेड, उसकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें वो मैं अपने हर मील के साथ खाता हूँ। और क्योंकि स्पेशली डॉक्टर्स और कई लोग कहते हैं कि आपको सैलेड ज़रूर खाना चाहिए, चाहे आप खाना खाएं ना खाएं वो स्किप हो जाए, लेकिन यू हैव टू हैव सैलेड। अब उसका एक बॉल ले लें। बिल्कुल शुजात, ठीक हो गया। आपका जो खाना है घर का वो नीम क्लासिकल होता है, क्लासिकल होता है? बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल क्लासिकल होता है। आपने खाया हुआ है? जी बिल्कुल खाया हुआ है। जबरदस्त। मैंने इनकी दादी के हाथ का खाना हमें नसीब हुआ है, हम कुछ नसीब हैं कि ऐसे घर का हमें कुछ नमक खाने को मिला है, तो सच्ची बात तो ये है।
तो इनके घर सुरीला खाना नहीं पकना तो मेरे ख्याल में फिर पाकिस्तान में तो सुरीला खाना पकना मुश्किल। बस उसकी ऐसी भी एक मिसाल है कि ऐसे ऐसे लोग माशाल्लाह आमिर भाई इतना खूब बयान किया इन्होंने खाना, तो उसकी एक मिसाल है कि अल्लाह रखा खान साहब ने हमेशा याद रखा है मेरी दादी के धनिया गोश्त एक बनाया था उन्होंने, एक बुक में मेंशन किया था उन्होंने कि आज तक वैसा धनिया गोश्त नहीं खाया। अल्लाह रखा खान साहब, जाकिर हुसैन के जो फादर, तो खाना तो बिल्कुल हमारे घरों में अल्लाह के शुक्र है। अच्छा, आप लोग जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये भी आमिर साहब भी बात कर रहे हैं कि खाने बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, कमाल बनते हैं, तो इसमें घर की ख़वातीन का एक किरदार होता है या आप लोग खुद भी थोड़ा हेल्प करते हैं, कुछ सीखा होता है? आप जी मर्द भी बड़े अच्छा बनाते हैं जी। मैं तो बिल्कुल बनाता हूँ, लेकिन जहाँ तक हेल्प करने की बात है वो बिल्कुल इतना देखें, हम बेसिकली म्यूज़िक करने वाले लोग हैं, हमें पता है कि बैलेंस क्या चीज़ है, क्या ठीक है। अगर थोड़ा सा नमक चढ़ जाएगा तो वो भी ख़राब है, उतर जाएगा तब भी ख़राब है। इसी तरह सुर भी होता है, सुर जितना लगाना है उतना ही लगना चाहिए शुजात भाई, क्या बात है। और अगर उससे थोड़ा सा चढ़ जाएंगे तो वो भी आउट ऑफ ट्यून है, उतर जाएगा। तो खाना भी मेरे ख्याल में ऐसे ही पकना चाहिए कि हर चीज़ का एक बैलेंस है कि जी तबला इतना रहना चाहिए, वोकल्स इतने रहने चाहिए, कॉर्ड्स इतने रहने तो ऐसे लग रहा है मैंने तो कभी जिंदगी में ना कोई अच्छा खाना खाया ना किसी ने बनाया। जो आप लोगों के घर की बात हो रही थी जी कि खाना ख़वातीन अच्छा बनाती हैं या मर्द अच्छा बनाते हैं। तो पूरी दुनिया में आप ये देखिए कि जितने भी आप रेस्टोरेंट में चले जाएंगे या किसी होटल में जाएंगे, शेफ तो जो शेफ़ हैं वो ज़्यादातर मर्द हैं। उनके जो अगर वो मर्द बनाएगा और सही तरीके से, तो वो आप ये पीसी चले जाएं आप, इसका मतलब ये है कि आपका मर्द ज्यादा मोहब्बत वाले होते हैं, वो ज्यादा अच्छा बनाते हैं। नहीं कह सकते हैं तो कहते हैं दिल से बनाना चाहिए। मेरे ख्याल में सर मर्द बहुत अच्छा बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनाते भी हैं, लेकिन वो जो एक जायका है ना जो अल्लाह ने एक औरत के हाथ में डाला हुआ है, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे बेगम हो या बहनें हो, वो एक जो जायका, एक जो तासीर है ना, वो एक औरत के हाथ की मर्द से ज़्यादा अच्छी है। माय पर्सनल ओपिनियन, पता नहीं आप। तो मेरे ख्याल में फिर जब हम घरेलू खानों की बात करते हैं, घर वाले खानों की बात करते हैं तो उसकी बात है, लेकिन जब हम वाकई वो बिल्कुल ठीक खालिद साहब बात करें कि रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पर मोस्टली आपको मर्द हज़रात नजर आते हैं। इवन घरों में भी अब देख लें तो जो शेफ हायर करने का कॉन्सेप्ट है वो भी आप मर्दों को ही हायर करते हैं, लेकिन जब आप घरों के खानों की बात करते हैं तो जाहिर बात है वो फिर घरों के खानों में ये होता है। मैं आपको बताऊँ, घरों के खाने में जैसे हमारी माएँ होती थी, वो क्या करती थी कि साथ साथ कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। फ़र्ज़ कर लें मुझे कुछ नहीं बनाना आता सॉरी मुझे कुछ नहीं बनाना आता, तो मेरी माँ को पता था कि इसको कुछ आता तो है नहीं बनाना, तो वो क्या करती थी कि मेरे लिए हाथ से, साहब को पता होगा, आपको तो रफ्ता पता होगा कि माएँ जो थी वो हाथ से सवैयाँ बनाती थी अपने हाथ से, उसको कहते थे पोटे वाली सवैयाँ, बटना जिसको। अब उन्होंने क्या करना कि मुझे जो आता कुछ नहीं था बनाना, तो उन्होंने क्या करना कि वो हाथ से मुझे सवैयाँ बना के साथ दे देनी। तब मैं कहीं भी किसी मुल्क में भी जा रहा हूँ तो मैं सवैयाँ साथ लेके जाता था, और सुबह उसको पता है कि दूध में डालनी है और डाल के थोड़ी करके तो ये खा लेगा, लेकिन इसने तो इसके अलावा इसको कुछ आता ही नहीं है, और हकीकत भी यही है। और वो जब आप मेरे ख्याल में जिस टाइम की बात करें तब इतनी रेडी टू कुक चीज़ें भी अवेलेबल नहीं होती होंगी। अच्छा, अभी हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन मैं चारों शुजात चूँकि बोला कम है तो गाने की बारी मतलब आनी चाहिए, तो शुजात से पहले कोई हल्की फुल्की चीज़ जो है ना उससे ख़त्म करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं। शुजात को जनाब जरा आपकी इजाज़त से बिस्मिल्लाह। सावन भी तो जाए पहरवा, सावन भी तो जाए पहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए। जबरदस्त कमाल हो गया, समाज को नया रंग दे दिया। मुश्किल गाना है इन लोगों के सामने। क्या बात है आप जी हैं, आपने गाना बिल्कुल ठीक। लेकिन अभी हम शो में जरा एक क्विक ब्रेक शामिल कर लें। बात कहना चाहता हूं, जिस तरह बड़ी खूबसूरत बात की, उसमें एक मुझे फैमिली के बुजुर्ग ने बताया कि पहले जब माएँ बनाती थी बरकत की होती थी खाने में। जिस तरह सर ने बात की कि वो मुझे बता रहे थे कि दादी अम्मा जो नानी अम्मा थी जब वो खाना बनाती थी कंटिन्यूसली वो दुरूद शरीफ या वो कोई ना कोई आयत या सूरत पढ़ती रहती थी। उससे वो कहते हैं कि खाने के 10 लोग भी या 15 लोग भी हैं तो वो 1 किलो भी उनके लिए सफिशिएंट होता था। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अभी इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। बिल्कुल, ईद मुबारक। जी
जी, वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। हमारी गपशप जारी है ईद के तीसरे दिन के हवाले से, और उम्मीद है जैसे हम एंजॉय कर रहे हैं आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। ये घंटा जो बाकी का हमारा रह गया है इसमें हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा सुनेंगे भी, लेकिन खाने की बात हो रही है तो खाने की बात हो रही है तो कुछ पेश कर दिया जाए। मेरे ख्याल में पेश ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि मुझे लगे हुए माइक्स और IFB, सो आई कैन नॉट मूव, बट यस आप लोग हमने लिए है ब्रेक के दौरान। ब्रेक के और दौरान। अच्छा जी, अच्छा जी। शुजात, आप खालिद साहब, बिल्कुल माइक मैं बिल्कुल लेता हूँ, मैं अभी लेता हूँ। चलिए वो वाली बात कर रहे हैं कि जब मेहमान घर से जाते हैं तो फिर बच्चे जो है वो खाने पर टूट पड़ते हैं कि हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक में और खाएंगे। फिर हम कुछ खाएंगे। ब्रेक में खाएंगे, जब हम जाएंगे फिर आप खाएंगे। बस करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सुरीले से बात हो रही थी, मुझे एक नवाब साहब का किस्सा याद आ रहा था जी, कि वो पुरानी बात है और मशहूर बात है वैसे, कि वो गए एक दुकान पे और उन्होंने जाके कहा कि मियाँ आपके पास गुलकंद होगी। गुलकंद, हाँ जी, गुलकंद। गुलकंद। तो वो जो दुकानदार था वो पंजाबी था मेरी तरह का, उन्होंने कहा जी है तो सही पर एडी गाड़ी नहीं दी। गुलकंद। गुलकंद। अभी जरा खालिद बेग साहब से रिक्वेस्ट करें ना कि हमें कुछ सुनाएं। एक्चुअली बात ये है कि बात है ये कि आप जिस इलाके में रहते हैं, जहाँ भी, या फ़र्ज़ कर लें कि आप लखनऊ में रहते हैं, तो आपका जो लबो लहजा होगा, जो आपका बात करने का अंदाज़ होगा, तो वो उस टाइप का ही होगा। और जब आप थोड़ा सा लाहौर में आ जाएंगे तो लाहौर का आपको पता है फिर ज़रा और होता है, लेकिन इसका ताल्लुक़ अदब से ही है। डॉक्टर गज़ाला, आपने डॉक्टर गज़ाला को तो आपने भी सुना है उनको, तो वो कहने लगी कि एक दफ़ा मैं इंग्लैंड से मैं चली गई लखनऊ में, तो मेरे कुछ अजीज़ रहते थे, तो वहाँ मैं गई, तो वहाँ बाज़ार गई और जो भी मुझे चीज़ ख़रीदनी होती थी तो मैंने उनको जो भाव होता था मैंने ख़रीद लेनी उनसे कि ये भाई इसका क्या रेट है। उन्होंने कहा जी ये 20 रुपये है, 10 रुपये है या 100 रुपया है, मैंने उतने पैसे दे देने। तो जो मेरी कज़न थी मुझे कहने लगी कि ये तुम क्या करती हो यहाँ पे, यहाँ भी जो है वो भाव ताव चलता है जैसे आपके लाहौर में चलता है, वहाँ यहाँ भी होता है ऐसे। तो कहने लगी अच्छा। मैं एक ठेले वाले के पास चली गई तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कि भैया ये केले का क्या भाव है? तो कहने लगे कि ये 3 रुपये है। तो मैंने कहा कि अब ऐसा कीजिए कि इसके 2.5 रुपये लगा लीजिए। तो कहने लगा बीबी जी 2.25 वाले तो अपने अरमान लेके निकल गए। अब ये तहजीब है ये। तो अब ये देखिए कि अगर लाहौर में होंगे और आप उसको कहेंगे कि ये 2.5 रुपये लगाए तो वो उसका लहजा क्या होगा? बड़ा डिफरेंट होगा उसका। बिल्कुल डिफरेंट होगा जी। और लखनऊ माशाल्लाह काफ़ी दफ़ा जाने का मुझे मौका मिला बेग साहब वहाँ पे जी। वहाँ पे महोत्सव होता है, एक एनुअली जो फंक्शंस होते हैं 10 दिनों के लिए, जो अलग-अलग आर्टिस्ट आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने अब्बा के साथ वहाँ पे सर मौका मिला गाने के लिए। तो उस से यादगार मुझे इसलिए मेरे दिमाग में वो बात है कि बिल्कुल लाइट्स ऑफ थी, सामने मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा था कि स्टेज के आगे क्या है। तो बस जैसे ही हमिंग स्टार्ट की हमने, गज़ल की थोड़ा स्टार्टअप किया फंक्शन, तो जब वो क्लैप और विसल्स और थंडरिंग ऐसा आया ना तो लाइट्स ऑन हुई। तो आई थिंक वहाँ पे कोई 75,000 लोग थे वहाँ पे, 75,000 लोग, तो जिन्होंने ऐसे एकदम जब अप्रिशिएट किया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि, और वो इतनी तहजीब से, मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ पे कोई एक भी बंदा है। जब तक गाना चल रहा है वो लोग इस तरह, शुजात भाई खामोश हैं, जब उन्होंने जिस जगह पे दाद देनी है वहीं दाद दे के फिर आराम से सुनने लग गए हैं। तो लखनऊ के बारे में तो मैं कहता हूँ सर वहाँ पे किसी से बंदा नाराज़ भी हो ना तो उसको बंदा बड़ी तमीज़ से कहता है यार आप बहुत नामुराद हैं। उनको एक बात उनकी है कि उनको सुनने का भी ढंग है। हाँ जी, सुनने का जो उनका तरीका है वो मैंने अभी जैसे बताया है जी कि वो जहाँ पे दाद देनी है वहीं पे दाद देनी। हाँ जी, वहीं पे। बाकी वो यहाँ तो शुरू हुए हैं तो हाथी नहीं थले होंडे, मतलब सुनने के भी कुछ बहुत आप होते हैं, कुछ तमीज़। सबको अपनी बीवियों को भेजना चाहिए लड़ाई ताकि। जी सर, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, दुनिया का ये भी एक नॉलेजेबल बात है, मुझे भी मिली थी। मैं दुनिया का जो सबसे बड़ा इमाम बारगाह है वो लखनऊ में है। हाँ, लखनऊ में। हाँ जी, वहाँ पे एक बड़ा इमाम बाड़ा है, एक छोटा इमाम बाड़ा है, और दुनिया की सबसे बड़ी जहाँ पे आशूर के दिन जो होता है मजमा होता है, और तहजीब अदब, ये वहाँ का उन लोगों का जैसे उनके खून में बसी हुई ये चीज़ें। आपको पता है कि वहाँ जो ट्रेन स्टेशन है उसका जो बोर्ड लगा हुआ है तो वहाँ लिखा हुआ है कि मुस्कुराइए, हाँ, अब आप लखनऊ में हैं। अब आप लखनऊ में, मतलब इतने मीठे लोग। क्या बात। सही कह रहे हैं बिल्कुल बेग साहब, और बड़ा मज़ा आया। आप जब भी वहाँ पे गए
तो क्योंकि म्यूजिशियंस और आर्ट तो किसी का वो हो नहीं होता किसी की। आमिर वहाँ क्या सुनाया था आपने? याद है? जी बिल्कुल याद है, बिल्कुल अच्छा, याद है। तो हमें भी फिर सुनाइए वहाँ पे- सुनाइए। हाँ, वहीं से फिर मतलब मेरे ख्याल में उठाया जाए जरा। वाह, इजाज़त है आपकी खान साहब, बिस्मिल्लाह जी। वहाँ पे मैं भी जब ओपन हुआ था शो सर, तो जाते ही वो गज़ल का एक शेर अब्बा पढ़ते होते हैं, मैं तेरी मस्त निगाही का भरम रख लूँगा, होश आया भी तो कह दूँगा मुझे होश नहीं, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। तो ये जब मैंने सुनाया तो जब उन्होंने मुझे क्लैप की, थैंक यू सो मच। तो ये चीज़ें, मेरा अब मिशन भी यही है कि इन चीज़ों को ना सर, जो नई जनरेशन्स हैं उन तक मैं इसको मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशंस के साथ करता रहता हूँ। यूट्यूब पे मेरे काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि आजकल से जो 20-25 साल 30 साल के जो लोग बाद आए हैं वो इस चीज़ से अगर आशना है या नहीं है, तो उनको आशना कराना हमारा फ़र्ज़ है सुजात भाई। हमारे बड़ों की चीज़ों को तो पूरी दुनिया का आ रही है, तो वाई डोंट वी रीस्टैब्लिश दैट थिंग्स। तो मेरा मानना ये, और मैं इसलिए साल में 1-2 आइटम्स अपने अब्बा के करता हूँ, वो डरते डरते करता हूँ, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पसंद आते हैं, क्योंकि शुजात भाई के एक इंस्पिरेशंस के साथ मैं काम कर रहा हूँ। मैं कभी भी अपने ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि बेशक उस्ताद गुलाम अली खान साहब मेरे वालिद हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं करने की कोशिश करूँ, क्योंकि जब ओरिजिनल मौजूद होना तो कॉपी की तो कोई वैल्यू नहीं होती। तो आप इंस्पायर होके यू शुड मेक समथिंग योर ओन, आप अपना कुछ एक रास्ता बना लें, तो अगर वो बन जाए तो आई थिंक दैट्स बेटर। क्या मेक साहब कुछ अगर मूड है तो हो जाए कुछ। बोले क्या अपना सुनाया, कुछ भी एनीथिंग। रफ़ी साहब को याद करते अभी तो हैं। हमने पहली रिक्वेस्ट की, अभी तो और आगे बहुत सी फरमाइशें करेंगे हम। तो चलिए थोड़ा अभी सा तो ट्रेन निकली है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, वाह, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। वाह जी, क्या वाह, बात है माशाल्लाह, सर, माशाल्लाह। और रिजेम्बलेंस वॉइस की जो है ना, क्या बात है। वो बहुत ज़्यादा रफ़ी साहब के साथ है। ये भी एक खुशकिस्मती होती है कि आपका टोन मैच करे किसी के साथ। ये क्योंकि दुनिया में गायकी के लिहाज से ना, जो मैं समझता हूँ, तैयारी या रियाजत भी बाद में आती है अगर आपका टोन ना हो तो। आपके वाले साहब ने मुझे बताया कि जब मैं बॉम्बे गया तो रफ़ी सर साहब ने ये मुझे वाला फ़ोन जो कर किस्सा दिया। है ना, ये हम सुनेंगे। अभी हमें ब्रेक। फौरी तौर पर एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो यहीं से ही गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। तीसरा दिन ईद का, और हम तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। कम से कम अच्छा गाने सुनने को मिल रहे हैं, और साथ में गुफ्तगू भी जो है वो बड़ी सुरीली किस्म की सामने आ ब्रेक रही पर है। जाने से पहले खालिद बेग साहब कोई बात करना चाह रहे थे, कोई किस्सा सुनाना चाह रहे थे। मैं चाहूंगी आप जरा क्विकली वो किस्सा सुना लें, वो मैं- फिर जरा इरफान जहीर का रुख करेंगे। बहुत खामोश बैठे हैं और ये इतने किसी सुरीले लोग तूफान हैं। का पेश खैमा तो इतनी नहीं है। खामोशी भी अच्छी नहीं वैसे होती। क्रिकेट में सबसे सुरीला गुलकार कौन सा है? सारे ही ठीक वाह। सारे गाते हैं वैसे हाँ, तो। वैसे सारे बड़ा अच्छा सवाल है। हसन अली बड़ा गा रहा होता है। ईद का शो किया था मैंने सरफराज के साथ, तो सरफराज नात बड़ी खूबसूरत पढ़ते सरफराज तो हैं। नाते पढ़ता जी है। जी, तो नात मैंने उनसे रिक्वेस्ट की शो के अंदर, तो उन्होंने बड़ा अच्छा, बड़ी खूबसूरत नात पढ़ते हैं आप वो। खुद भी मैं वैसे गाते होते हैं? बड़ी- नहीं,
किसी टाइम पे था, किसी टाइम पे तो बाथरूम में, बाथरूम सिंगर, यू यूज्ड टू बी अ वॉशरूम सिंगर। तो सारे काम पहले बात और किए। कौन सा क्रिकेटर है जो ज्यादा मतलब इस तरह के सारे ही शौकीन तो सारे लड़के हैं, सारे ही, हैं? हाँ सारे। मोहम्मद आमिर के बारे में भी हमें पता था, वो भी बड़ा शौक हाँ रखता है। शौक सारों को ही है। अच्छा, शुएब मलिक की अगर बात की जाए तो वो कभी कभी ना कोई चुटकुला करते, एक्टिंग करते दिखाई देते, गाना गाते नहीं, मैंने बहरहाल सुना उन्हें। उनकी वॉइस को इतनी अच्छी नहीं है, मैंने सुना सुना है। हुआ। हाँ। वो गाते थोड़ा थोड़ा तो सारे ही गाते हैं, सारे ही हाँ, थोड़ा कौन ऐसे नहीं गाते, वो जी सारे जी, वो सारे वो जब इनकी शौक बल तो- इकट्ठा होता है तो हाँ। फिर ये गैदरिंग के अंदर तो सब कुछ चलता है उनका। गाना या सुर और टेम्पो हर इंसान के अंदर होती है। वो कुछ लोग उसको पकड़ लेते हैं कि मेरे में है, कुछ लोग उसको ऐसे ही कभी होती है लेकिन वो इग्नोर करते रहते हैं, लेकिन जब कभी उनको मौका मिले, लेकिन फिर उन्होंने इस चीज़ पे वर्क नहीं किया होता तो वो उस तरह की उस तरह ही रहती है। तो जब आप जो लोग उसको पहचान लेते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, जैसे हमारा घराना है, सुजात भाई का घराना है, या वो कुछ भी नहीं है उनके गाना, लेकिन वो फिर भी इतना अच्छा गा रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही है ना। तो वो एक अंदर जो चीज़ होती है उसको वो लोग बाहर पॉलिशिंग उसकी करते हैं, स्टूडियोज जाते हैं, काम करते हैं, तो वो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। असल में बिल्कुल पहचान ठीक। भी और जरूरी है अच्छा, ना। एक और चीज़ ये है कि मैं अभी ये थोड़ा सा सीरियस बात हो रही थी, लेकिन इसके अलावा अगर मैं अपना देखूं तो मुझे गाना सुनने का शौक है, और मुझे वो मोस्टली गाने पसंद है जो बहुत तेज म्यूजिक वाले होते हैं, फास्ट ट्रैक्स आप फास्ट ट्रैक्स। अच्छा, उसमें अक्सर ऐसे होता है कि लिरिक्स समझ नहीं आए होते, तो वो इंसान जब उनके साथ गा रहा होता है और उसमें, इस हाँ तरह एकदम अगर गाना बंद हो तो फिर इंसान को रियलाइज होता है कि हम क्या गा रहे थे, ये लिरिक्स तो ये है नहीं, ही असल में नहीं। उसमें उस चीज़ में आप बीट का मजा ले रहे होते हैं और उसमें रिदम का मजा आ रहा होता है, वो एक जो ग्रूव बना होता है ना, आप उसके साथ आपका दिमाग एक झूम रहा होता है, मजा ले रहा अच्छा, होता वो ऐसे होता है अक्सर सफर स्टार्ट किया ना तो पहले 20 मिनट बहुत धम धम धक धम धक धम, म्यूजिक सुन लिया, उसके बाद एकदम ऑल ऑफ अ सडन सारी एनर्जी बैठ जाती है, फिर तो फिर आपको पूरा वहाँ पे रास्ता फिर रिलैक्स म्यूजिक चाहिए। खामोशी होती है। शुजात जो है ना वो मेरे ख्याल में गाने पे ज्यादा तवज्जो देता है, बोलने में कम देता है। नहीं शुजात- सर, मैं आप सबको सुन रहा हूँ। अच्छा, अब हम आपको बड़े सुनना बैठे हैं, हम चाहेंगे आपको ना। सुनना चाह रहे हैं, जरा कुछ हो जाए। अब आपकी भी खूबसूरती नहीं चीज़ को- बातें, गाना तो हमें पता है आपका, तो वो माशाल्लाह कहने की जरूरत ही नहीं है। अब कुछ आ रहा है, अब आपको सुनाइए। वो कुछ बातें हिडन जो है हमारे से कुछ जी सर, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, मुझे बड़ी अच्छा लग रहा है और मैं भी जरा कुछ शामिल जरा होता शुजात है। कुछ शुजात कुछ हो जाए फिर। जी सर, मैं फिर एक दादाजी की बात हो रही थी तो याद आ गई, काफी सुनाता हूँ उनकी आपको, सुभान ठीक है। आपकी इजाजत जी से। बिस्मिल्लाह जी। हाँ हर वेले तांगा यार दिया वाह वाह, ते मैं बैठी का गुडरा वाह। हाँ फला पावा मैं ता कासद भेजा, मैं ता थी गई हाल बीमारा, सोना यार बाजो सोना यार, सोना यार बाजो हुण जीवन कूड़े, मेंढे अंदर दर्द हजारा, यार फरीद यार फरीद हुण मैं एवें रोवां, हो जिवें विछड़ी कूंज कतारा, तत्ती रो रो मैं वाट निहारा, सावल मोड़ मुहारा, सावल मोड़ मुहारा, सावल मोड़ मुहारा। जबरदस्त, कमाल हो गया। अच्छा खालिद बेग सलामत साहब, रहे। मैं आपसे एक बात हमारे पूछना ख्याल चाहूँगी, आपसे सवाल है, वैसे सब भी इसका जवाब दे सकते हैं। मैंने नॉर्मली देखा है जो घरानों के लोग हैं और जो गाते हैं वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। बात यह है कि इट्स डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में से आए हैं। मैं यही बात कर रही हूँ कि सब आप लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मैं मॉडर्न जो बहुत ज़्यादा इनके है में या थोड़ा सा बहुत वो एक्चुअली मॉडर्न को जी जी बिल्कुल मॉडर्न, इस तरह अभी आप बात करें तो जवाद की अबरार के साथ बड़ा क्लैश है, ठीक है, वो इकट्ठे परफॉर्म नहीं करते। Exactly, this can be one आतिफ का अली example. जफर के साथ है, वो इकट्ठे परफॉर्म नहीं करते, इनका आपस में बिल्कुल, बहुत रहता है, बिल्कुल, तो वो चलिए उस आपने- कॉन्टेक्स्ट मैं में नाम नहीं लेना चाह हाँ, रही तो थी, मैंने मैंने इसीलिए ले लिया, मैं क्या वो फंस गया क्वेश्चन, तो जरा एलैबोरेट हाँ, कर अच्छा, दें नहीं, आपस में। मेरा लेकिन सवाल ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हर ये एक बात अल्लाह है, ताला ने it is very sad and unfortunate कि नहीं होना चाहिए। ये जो म्यूजिक है, ये जो आवाज़ है, ये किसी के मिरास नहीं है, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो बड़े लोग थे, सलामत अली खान साहब या अमानत अली खान साहब या ये बड़े लोग थे, ये
हम लोगों ने इनसे सीखा है, इनको देखा है हमने, और इनको देखा है रिस्पेक्ट करते हुए कि किस तरह रिस्पेक्ट की जाती है, और इन लोगों के इनके घरानों में रिस्पेक्ट किस तरीके से की जाती है। असल में एक दूसरे की इज्जत बंदा तभी करता है जब एक दूसरे की काम की इज्जत की जाती है। तो जब ख़ानदान, सबको पता होता है कि किसके, अब शान 84 ख़ानदान है, पूरी दुनिया को पता है कि इन्होंने क्या क्या कुछ किया दुनिया में, इनके बुज़ुर्गों ने, उस्ताद सलामत अली खान साहब ने, और फिर सारा नज़ाकत अली खान साहब, फिर आगे उनकी नस्लें चल रही हैं। तो जिनको तो पता होगा तो वो तो कभी भी इनका अदब करने से बाज नहीं आएंगे, जो सच्ची बात तो ये है। हाँ, जिनको शायद पता ही ना हो वो लोग समझते हैं कि ये शायद कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो, क्योंकि असल में उनकी बिलोंगिंग्स या वो जहाँ से आए हैं, जैसे बेग साहब कह रहे थे कि उनको जहाँ से आने वो पता भी तो होना चाहिए ना। मुझे मेरे घर से पता चला है, अपने अब्बा से, उस्ताद गुलाम अली खान साहब से मुझे पता चला कि उस्ताद सलामत अली खान साहब क्या हैं, क्या हस्ती हैं। अदब जो है ना जी, अदब तो रिगार्डलेस ऑफ एनी प्रोफेशन, अदब तो हर आपकी सक्सेस का पहला स्टेप है। अदब सिर्फ आप म्यूजिक से ना रिलेट करें, अदब तो हर चीज फील्ड के लिए आपके लिए नेसेसिटी है। हाँ जी, देखिए जैसे मैं एक बात करूँ, देखिए नमाज जो है वो 5 वक्त फर्ज है ना, बेशक 5 वक्त, जी जी जी, और जो अखलाक है वो 24 घंटे है। वो 24 घंटे। तो आप, क्योंकि हमने जो हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हमें बताया, उन्होंने हमने सीखा, वो यही कुछ ही सीखा है कि हमारा जो इस्लाम है वो अखलाक से फैला है, ना कि तलवार के जोर पे। जी ऐसे, ठीक है ना। तो इसी तरह ये एक मकाम ऐसा है, ये गाना एक ऐसी चीज़ है कि ये अदब से ही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। ठीक ठीक है आमिर, क्या बात, कुछ थोड़ा सा अगर चुपके चुपके रात दिन। हाँ चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। खींच लेना वो तेरा पर्दे का कोना दफा। क्या बात है। दोपहर की धूप में, मैं चाहूंगा अगर शुजात मेरा साथ दे, हम दोनों मिलके हैं तो मजा आएगा। अरे प्लीज, दोपहर की, आपका अंदाज जरा शामिल हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। मुझे आता नहीं भाई, आपका मजा आ रहा है। धूप में मेरे बुलाने के लिए वो तेरा कोठे पे नंगे पाँव आना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है। जबरदस्त, वेरी नाइस, थैंक यू जी, थैंक यू। और यहाँ अच्छा एक और उनका है जो इंडिया में उन्होंने गाया था, वो क्या था? वो तो 1000 और चमकते चांद। खालिद बेग साहब से एक रिक्वेस्ट है कि क्विकली आप भी एक गाना सुना दें, फिर हमने शो वाइंड अप करना है। हाँ भाई, अरे यार क्या कर रहे हैं आप? क्या बात, क्या सुनाया जाए मुझे? एक सर रफी साहब को आप, सर मेरी फरमाइश है, मैंने पूछा चांद से। वाह वाह, प्लीज, आई लव दैट सॉन्ग रियली। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं।
मैंने पूछा चांद से जबरदस्त। खूबसूरती जो तूने पाई, लुट गई खुदा की बस खुदाई। मीर की गजल कहूँ तुझे मैं, या कहूँ ख़याम की रुबाई। मैं जो पूछूं शायरों से ऐसा दिल नशी, कोई शेर है कहीं, शायर कहे शायरी की कसम, नहीं नहीं नहीं, मैंने पूछा चांद से। जबरदस्त, कमाल हो गया। इसी के साथ ही हम अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। इरफान, थैंक यू सो मच। आमिर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। खालिद बेग साहब, सुजात, आप दोनों का भी इट्स ऑलवेज बीन एन ऑनर आपके पास आना और सर की बातें सुनना, आपसे बातें करना। ग्रेटफुल। इसी के साथ ही व्यूअर्स, हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो बकिया दिन है ईद का वो भी आपका खुशगवार गुजरेगा। इजाजत चाहेंगे? इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी रही मेरी मुलाकात होगी। इसी के साथ ही हमारा ये शो जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।